हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक सैम्पल पेपर इकोनॉमिक्स के लिए, जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस को समझेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इन वेरी डिटेल। सो लेट्स बिगिन विद दी indicates the saving curve passing through the origin drawn at a particular slope. So students, we have a condition कि saving curve passes through the origin. Remember students, किसी भी इकोनॉमी में there always exist an autonomous consumption. तो किसी भी इकोनॉमी में हमेशा कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स ऐसी कोई भी कंजम्पशन जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एग्जिस्ट करती है, राइट? इस कंडीशन में जो सेविंग कर्व होता है इट ऑलवेज स्टार्ट्स बिलो फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? ये होती है सेविंग कर्व। जबकि हमारे पास कॉन्ट्रेरी गिवन है कि सेविंग कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो इस केस में हम हमारे पास यहां पर 4 टाइप के स्लोप्स गिवन है कर्व के। सो लेट अस ड्रॉ कि अगर हम फर्स्ट में चेक करें, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो हमारा एक्सपेंडिचर होता है इतना, राइट? दिस इज चेंज इन इनकम एंड दिस इज चेंज इन कंजम्पशन। जब स्लोप इंक्रीज होता है देन उस केस में इनकम के साथ साथ कंजम्पशन इंक्रीज होती है, राइट? सो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। इट मींस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेविंग हमारी डिक्रीज होगी। तो इन सभी कर्व में इस मैक्सिमम एंगल पर हमारी सेविंग मिनिमम होगी, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए करेक्ट आंसर होगा बी, राइट? नाउ सेकंड क्वेश्चन, वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड रिपोर्ट्स दैट द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी grew up by 10% in the fiscal year 2022-23 while the real GDP increased by only 6%. This discrepancy highlights the impact of inflation on the overall prices level of goods and services in the economy during this period. Which economy indicator is used to measure reflect the price level changes on GDP in this context? So students, we have 4 options. First, GDP as factor cost, GDP deflator, net national product and gross investment. So students, इसका आंसर है बी यानी कि GDP deflator। तो GDP deflator होता क्या? GDP deflator इज इक्वल टू होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100, राइट? सो स्टूडेंट्स, नॉमिनल GDP कहा जाता है जब GDP इज एस्टिमेटेड एट करंट प्राइस लेवल, और रियल GDP होता है when GDP is estimated at constant price level, राइट? तो GDP डिफ्लेक्टर इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में प्राइस लेवल की चेंजेस होने की वजह से GDP में कितना इंपैक्ट आ रहा है। इज दैट क्लियर? Question number 3. Money serves several crucial functions in the economy, including acting as a medium of exchange and of value, allowing individual to save purchasing power for the future use. तो मनी के इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टोर वैल्यू, राइट? सो जब आपकी परचेजिंग पावर को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन किया जाता है
Now we have question number 4. Read the following statements carefully. Statement number 1, the circular flow of income in two-sector economy illustrates how household and the firm interact in product and factor market, demonstrating that the real flow and money flow moves in opposite direction, thereby maintaining the equilibrium in the economy. And statement number 2, in the calculation of national income using the expenditure method, transfer payment such as unemployment benefits and scholarship are included because they represent the government expenditure that stimulate economic activity. So पहले स्टेटमेंट नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है. देन टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है प्रोडक्शन सेक्टर. राइट. तो स्टूडेंट्स, रियल फ्लो कहा जाता है फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लो हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ, और इसके बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाता है फैक्टर इनकम. इट मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि रियल फ्लो, इसको बोला जाता है रियल फ्लो. राइट. दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो. और फैक्टर इनकम के फ्लो को हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो. राइट. इट मींस रियल फ्लो का मूवमेंट होता है हाउस होल्ड से प्रोडक्शन की तरफ और इसका अपोजिट फ्लो होता है फैक्टर इनकम का यानी कि मनी फ्लो. इट मींस स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू. गॉट इट. नाउ स्टेटमेंट नंबर 2, जब भी हम नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जितना भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होता है फंड्स का यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स या स्कॉलरशिप, दीज आर कॉल्ड अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के किसी भी मेथड में अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है. इट मींस स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स यानी कि ए पार्ट. राइट. नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 5. And question number 5, we have read the following figures carefully and choose the correct option from the alternate given below. How इस क्वेश्चन में भी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गिवन है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये हाउस होल्ड से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ, और प्रोडक्शन सेक्टर से फ्लो है फैक्टर्स पेमेंट्स का यानी कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का. सो स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का मूवमेंट्स होता है यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर फैक्टर पेमेंट का, तो इसको हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो. इज दैट क्लियर? और मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो. सो आंसर विल बी सी. सो रिमेंबर, नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो भी कहा जाता है. गॉट इट? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. When aggregate demand equals to aggregate supply at the level of full employment, the economy is said to be in, बच्चों नाम से ही क्लियर है, full employment equilibrium. So answer will be D. Right? Now we have question number 7. Full employment refers to a situation when all the available resources in the economy are fully utilized and there is no involuntary unemployment, implying that the everyone willing to work at prevailing wage rate is employed. तो बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी यही है कि जहां पर वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल रहा है, इट मीन्स दे आर एम्प्लॉयड. राइट. So statement number 1 is true. Now let us take statement number 2. Involuntary unemployment occurs when individuals are willing to work at current wage rate but
कैन नॉट फाइंड द एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, राइट। सो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, सो आंसर विल बी सी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. In the banking system, the CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो is percentage of the bank's total deposit that must be maintained with the central bank as a reserve, a reduction on CRR. तो बच्चों CRR होता है डिपॉजिट्स का वो पार्ट is to be kept with RBI. So students remember, अगर CRR डिक्रीज होता है, इन दैट केस कॉमर्शियल बैंक के पास फंड्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा इंजेक्ट कर सकते हैं, तो इस विल बी एबिलिटी सो विल इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा सी, will increase the ability of commercial bank to create credit in the economy, right? Now we have question number 9. Read the following statements carefully. Assertion is given under a flexible exchange rate. The exchange rate is determined by the forces of demand and supply in the foreign exchange market. So students, ये fact और ये fact बिल्कुल correct है, but इसका reason है in a flexible exchange rate system the central bank frequently intervene in the foreign exchange market to stabilize the currency. So students, flexible exchange rate system में central bank intervene करता तो है but not so frequently, right? So assertion is correct but reason is not correct. It means we have answer, question number 9 का आंसर होगा C part. It means assertion is true but reason is false. Now we have question number 10. The balance of payment accounts that record the transaction related to the trade in goods and services, income and unilateral transfer is called current account. So students, balance of payment यानी कि BOP स्टेटमेंट के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल अकाउंट और इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोला जाता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है यानी कि बोरोइंग्स वगैरह, और जबकि करंट अकाउंट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो आवर आंसर विल बी बी। तो बच्चों दीज आर द एमसीक्यूज। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास नेशनल इनकम चैप्टर से यूजुअली एक न्यूमेरिकल आता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसी में से किसी एक मेथड से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट? एंड वी हैव गिवन प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इंटरेस्ट, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट? और स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो बच्चों इन तीनों मेथड्स पर एक डिटेल वीडियो आपके पास चैनल में होगा, तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। तो एक्सपेंडिचर मेथड, तो जब भी आप तीनों में से किसी भी मेथड से अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले उस एग्रीगेट, उस मेथड्स के एग्रीगेट का टोटल लिखिए। तो हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड के एग्रीगेट होते हैं PFCE यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GFCE यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस
नेट एक्सपोर्ट, राइट। और बच्चों इन सभी का टोटल होता है GDP एट MP। गॉट इट? नाउ वी हैव फर्स्ट PFC we have rupees 1000, GFC we have 1500, GDCF। सो स्टूडेंट्स जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वाली टर्म होती है वो GDCF ही होती है। तो GDCF इज इक्वल टू होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट इज 200। सो हमें चाहिए GDCF एंड वी हैव NDCF, राइट। तो हमें कन्वर्ट करना होगा नेट को ग्रॉस में, और नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने का तरीका है अगर हम उसमें डेप्रिसिएशन को कर दें प्लस। सो GDCF will be NDCF we have given 200, और डेप्रिसिएशन को बोला जाता है बच्चों कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड इट इज गिवन 60। इट मींस इट विल बी 260। सो GDCF हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट एक्सपोर्ट वी हैव गिवन, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं GDP एट MP को। तो GDP एट MP होगा PFC वी हैव गिवन 1000 प्लस GFCE वी हैव गिवन 500, GDCF हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 260, और प्लस एंड नेट एक्सपोर्ट, एंड नेट एक्सपोर्ट इज गिवन -20। सो वी गेट 1740। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास GDP एट MP, राइट। जबकि हमें कैलकुलेट करना है GNP एट FC। सो वी आर टू कैलकुलेट GNP एट FC, और हमारे पास जो टर्म है GDP एट MP। सो स्टूडेंट्स ग्रॉस इक्वल है डोमेस्टिक और ये है नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्लस करते हैं NFIA, राइट। सेकेंड टर्म वी हैव MP, तो MP को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे देन वी आर टू सब्सट्रैक्ट NIT। तो बच्चों दिस इज द वे वी गेट GNP एट FC, और GDP MP वी हैव 1740 प्लस NFIA, नेट NFI है वी हैव गिवन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, एंड NIT we have given 80, तो -80, so we will have 1650, right। और ये होगा हमारे पास GNP एट FC, right। so this will be the answer, got it। So now we have question number 12. Describe in detail any three major sources of demand for foreign exchange in an economy. Explain how factors like import of goods and services, foreign investment, travels, education abroad, and repayment of international loan contribute to overall demand of the foreign currency in the foreign exchange market. So students, foreign exchange यानी कि foreign currency की जरूरत किसी भी कंट्री को या किसी भी कंट्री के इंडिविजुअल्स को या बिजनेस को तब जरूरत पड़ती है जब उसको फॉरेन करेंसी की टर्म में पेमेंट करनी होती है। इज दैट क्लियर? तो अगर फॉरेन करेंसी की टर्म में पेमेंट करना है इट मींस फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी, तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, राइट। So now let us take first import of goods and services. अगर किसी कंट्री की बिजनेस फर्म्स या फिर इंडिविजुअल्स अगर फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं देन दे नीड टू मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
तो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं इनके इफेक्ट्स की, तो इंक्रीज इन import will results in increase in demand of foreign currency यानी कि foreign exchange. Is that clear? Similarly, second है foreign investment. Residents buying stocks, bonds, setting up companies in the foreign countries, यानी कि यहाँ के इंडिविजुअल्स, यानी किसी कंट्री के इंडिविजुअल्स अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, इन दैट केस उनको उस करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो इट मीन्स फैक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और सेम लॉजिक होगा यहां पर कि अगर किसी भी कंट्री के इंडिविजुअल्स अगर किसी दूसरी कंट्रीज में एज ए टूरिस्ट जाते हैं, देन उनको भी फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर टूरिज्म इंक्रीज होता है तो उस केस में भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज योर आंसर नंबर 12. So we have question number 12. What is the balance of payment? Give meaning of trade balance and current account balances. Right? So students, balance of payment, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। तो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है कि किसी भी कंट्री के रेजिडेंट, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या बिजनेस एंटिटीज हो, वो बाकी की दुनिया यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स करती हैं, उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को लेकर जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. राइट. सो स्टूडेंट्स, यहां पर एक है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में हमारे पास 4 तरह की ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें से फर्स्ट वन है विजिबल आइटम्स. इन विजिबल आइटम्स में आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ऑल फिजिकल गुड्स. तो बच्चों, फिजिकल गुड्स में जितनी भी कमोडिटीज हैं उन सभी को विजिबल आइटम कहा जाता है. सेकेंड, वी हैव इनविजिबल आइटम्स. तो इनविजिबल आइटम्स में ऑल द सर्विसेज, वो सर्विसेज रिलेट हो सकती है बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, या एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेशन. गॉट इट. इसमें थर्ड आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर. और यूनिलैटरल ट्रांसफर में ऑल गिफ्ट, जितनी भी तरह की ग्रांट्स होती हैं या फिर जितनी भी तरह की एड होती हैं. राइट. या फिर फॉरेन कंट्रीज से या यहां से जितने भी कैश का रेमिटेंस होता है. रेमिटेंस होता है मतलब कैश का ट्रांसफर विदाउट एनी कंसिडरेशन. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के रिलेटिव यहां से बाहर रहते तो अगर वो यहां पर पैसा कोई ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस. राइट. एंड फोर्थ इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं
वो या तो इंडिया में या फिर इंडिया की बिजनेस एंटिटीज अगर यहाँ से बाहर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करती हैं तो वो आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, राइट। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास, गिव द मीनिंग ऑफ ट्रेड बैलेंस एंड करंट अकाउंट बैलेंस। सो करंट अकाउंट का बैलेंस कहा जाता है हमारे पास जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स थे, इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में से दीज 3 ट्रांजेक्शंस, यानी कि विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनविजिबल आइटम्स का, या फिर जो यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं, तो इनको जिस बैलेंस ऑफ पेमेंट के जिस पार्ट में इनको शो किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट, राइट। और क्वेश्चन का एक पार्ट है व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड बैलेंस कहा जाता है, ट्रेड बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, राइट। तो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो विजिबल आइटम वाला पार्ट है इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, राइट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. So students, now we have question number 13. Derive the formula K is equal to 1 upon MPS, where K is equal to investment multiplier and MPS is the marginal propensity to save, right। और बच्चों इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है investment multiplier is the ratio of change in income due to change in इन्वेस्टमेंट। सो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम इनकम की बात करते हैं देन इट इज नेशनल इनकम, और जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो रिमेंबर इट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। सो के होता है के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में y इज इक्वल टू होता है C प्लस एस, यानी कि इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजम्पशन, राइट। बट अगर कोई इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम S इज इक्वल टू होता है I, इन दैट केस वी कैन से y इज इक्वल टू C plus I. Is that clear? Now if there is a change in income, that is delta y due to change in investment, तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास इनकम में अगर कोई चेंज होता है, राइट, तो उस कंडीशन में हमारे पास कंजम्पशन में भी चेंज होगा और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज होगा। डिवाइडिंग इक्वेशन बाय डेल्टा वाई, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, राइट। दिस इंप्लाइज ये 1 हो जाएगा एंड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है बच्चों MPC, राइट। एंड डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सो वी कैन से
कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर ले तो इट मीन्स डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन के। इज दैट क्लियर? सो यहां पर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के। गॉट इट? तो अगर हम 1 माइनस एम पी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और बच्चों 1 माइनस एम पी सी हमने पढ़ा है कि एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू होता है 1, राइट? इट मीन्स 1 माइनस एम पी सी होगा एम पी एस के इक्वल, राइट? सो एम पी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन के, और वी कैन से के इज इक्वल टू 1 अपॉन एम पी एस। इज दैट क्लियर? और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So students, now we have question number 14. In the given figure, what does the KT represent? State and discuss any two fiscal measures to correct the situation. So बच्चों, हमारे पास एक कर्व गिवन है क्वेश्चन में, इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो कि होता है सी प्लस आई। अगर इकोनॉमी में फॉर एनी रीजन अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो जाता है, देन एग्रीगेट डिमांड का कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है, राइट? और दिस वन इज कॉल्ड एक्चुअल एडी, और इसे कहा जाता है प्लान्ड एडी, राइट? अगर किसी इकोनॉमी में एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होती है तो यहां पर एक गैप क्रिएट होता है। इस गैप को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, राइट? सो इस इन्फ्लेशनरी गैप को हम डिफाइन कर सकते हैं। एन इन्फ्लेशनरी गैप रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ओवर एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कॉजिंग अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस। तो इसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ फिस्कल मेजर डिक्लेयर करती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसमें से फर्स्ट वन है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जितना भी स्पेंड करती है पब्लिक वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट इन अपने एक्सपेंसेस को कम कर देती है, जिससे तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? सेकंड है इंक्रीजेस इन द टैक्सेस। टैक्स को इंक्रीज करने का बेसिक पर्पस होता है पब्लिक की डिस्पोजेबल इनकम को कम करना। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन भी करेक्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? एंड थर्ड वन इज रिडक्शन इन पब्लिक बोरिंग। Decreasing the public borrowing limits the liquidity available for circulation, helping to cool down the inflationary pressure. Is that clear? तो इन मेजर्स को हम लोग बोलते हैं फिस्कल मेजर्स। Got it? So this is the answer for question number 14. We have question number 15. Read the given excerpts taken from the article What is Money published in the Economic Times on 20th September 2022. The money come into existence to overcome the drawback of the barter system. Earlier people used to exchange goods and services as a form of commerce. This often led to the many disadvantages, one of which was the double coincidence of wants. To solve this problem, a standard medium of exchange money was introduced. Explain in brief the function of money highlighted in the given excerpts. Right? तो बच्चों हमारे पास एक यहां पर एक आर्टिकल का एक पार्ट है जिसमें वी हैव गिवन कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम हम सबको पता है कि कमोडिटी का एक्सचेंज किसी कमोडिटी से करना, जब तक मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी इकोनॉमी में, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, राइट? बट बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम थी, दैट वाज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि किसी एक कमोडिटी की नीड अगर दो पर्सन्स को सेम टाइम में है,
राइट। तो उस कंडीशन में बार्टर सिस्टम फेल हो जाता था। राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी इकोनॉमी में मनी इंट्रोड्यूस हुई। राइट। तो मनी का एक फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं द मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। So students, we have answer for question number 15. A medium of exchange is any widely accepted item, that is currency, coin or digital money used to facilitate the sale and purchase or trade of goods and services. It act as an intermediate instruments, removing the need of double coincidence of bonds or barter system. So students, इस medium of exchange को हम लोग characterize कर सकते हैं। Number first, it facilitates the trades. It's allowed transaction to occur efficiently without need of directly exchange of the goods. Second, the money is accepted universally. It must be accepted by the all parties in the transaction. और third है divisibility and portability. It must be easily divided and transported. यानी कि मनी को हम किसी भी फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। राइट। तो इस तरह से मनी के इस फंक्शन ने बार्टर सिस्टम को replace किया। Is that clear? Now we have optional part of question number 15. Define credit multiplier. What role does it play in determining the credit creation power of banking system? Use a numerical illustration to explain. So students, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर को। और क्रेडिट मल्टीप्लायर को वी कैन डिफाइन द क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर मेजर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और लोन अ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट फ्रॉम द गिवन इनिशियल डिपॉजिट्स, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एज एन LRR। एंड फर्दर हायर द मल्टीप्लायर लीड टू हायर क्रेडिट क्रिएशन व्हाइल अ हायर LRR लूज द मल्टीप्लायर रेस्ट्रिक्टिंग क्रेडिट। इट मीन्स कि अगर हम LRR यानी कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को अगर हम बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। राइट। और अगर हम LRR को डिक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। राइट। सो अगर हम LRR को डिक्रीज करते हैं, इट बूस्ट द मनी सप्लाई विच हेल्प्स द इकोनॉमिक ग्रोथ इन फंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। राइट। तो बच्चों इस LRR को हम लोग समझते हैं अपने के एक एग्जांपल से। सो स्टूडेंट्स, इस क्रेडिट मल्टीप्लायर की कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि एक एग्जांपल से। सो सपोज वी हैव एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000 और LRR सपोज इट इज 20%। राइट। तो उस कंडीशन में आउट ऑफ ₹1000 जो 200 रुपीज है ये बैंक को एज एन LRR यानी कि अपने पास एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, और इस वजह से बैंक इकोनॉमी में केवल 800 रुपीज का ही लोन यानी कि क्रेडिट दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी हैव फर्स्ट राउंड 1। अगर ये 800 रुपीज कहीं भी जाता है तो ये वापस घूम के बैंकिंग सिस्टम में आएगा ही आएगा। जरा सपोज कीजिए कि अगर ये 800 का लोन किसी इंडस्ट्री को दिया जाता है, इन दैट केस इंडस्ट्री उससे कुछ तो परचेस करेगी, और अगर कुछ परचेस करेगी तो फाइनली उसका पेमेंट भी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही होगा। तो सेकेंड राउंड में ये डिपॉजिट हो जाएगा 800 रुपीज। अगेन ये बैंकिंग सिस्टम में 800 रुपीज दोबारा आएंगे तो इसका 20%, इट मीन्स ₹160 बैंक के पास एज ए RRR रहेगा, एंड देन 640 बैंक्स वापस एज ए लोन दे सकेंगे। नाउ सेकेंड राउंड में ये डिपॉजिट हो जाएगा 640 का। इज दैट क्लियर? अगेन 640 का वापस 20% बैंक के पास एज ए रिजर्व रहेगा, देन इट इज 128 एंड 512 ये दोबारा से बैंक्स एज ए लोन एडवांस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। इज दैट क्लियर?
सो अगर आप इसको नोट करना चाहें देन यू कैन नोट डाउन इट. द क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स लोन अ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट फ्रॉम अ गिवन इनिशियल रिजर्व which is calculated as LRR. Now students, we have question number 16. Management of water polluting oil refinery says that it ensure the welfare through its contribution to the gross domestic product यानी कि GDP. Defend or refute the argument of the management with respect to GDP as a welfare measures of economy. So students, तो ऑयल रिफाइनरीज क्लेम करती हैं कि इस वाटर पॉल्यूशन को जीडीपी के अगेंस्ट कंपनसेट किया जा सकता है. यानी कि अगर वाटर में पॉल्यूशन हो रहा है तो जीडीपी भी तो क्रिएट हो रही है. तो आपको इस स्टेटमेंट को डिफेंड या रिफ्यूट करना है. इज दैट क्लियर? सो अपने इस आंसर में हम इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करते हैं. द आर्गुमेंट दैट अ वाटर पॉल्यूशन ऑन रिफाइनरी इंश्योर द वेलफेयर स्लोली through its contribution to GDP is refuted. While the refinery increases GDP via production, it creates the negative externalities, that is water pollution, that harm the public health and marine life. Right? क्योंकि अगर ऑयल रिफाइनरी में अक्सर अगर वाटर पॉल्यूशन होता है तो ये पब्लिक हेल्थ के लिए और मरीन लाइफ यानी कि जो समुद्र में रहने वाले जितने भी स्पीसीज हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है. यानी कि अगर हम इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट कर रहे हैं तो अगर हम स्टेटमेंट को रिफ्यूट करते हैं तो अपने सपोर्ट में हम कुछ आर्गुमेंट्स देंगे. नेगेटिव एक्सटेंडिटीज द रिफाइनरी कॉजेज हार्म पॉल्यूशन फॉर विच इट इज नॉट पेनलाइज्ड, मीनिंग द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी एक्सीड्स द बेनिफिट एडेड टू जीडीपी. यानी कि सोसाइटी का लॉस ज्यादा होता है रादर देन द जीडीपी के ग्रोथ से. सेकेंड, GDP measures the monetary value of the goods and services but does not account for environmental degradation, reduced quality of life and destruction of the natural resources. तो GDP केवल गुड्स एंड तो बच्चों GDP केवल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को मेजर करता है बट ये पूरी तरह से इग्नोर करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को. सेकेंड है वेलफेयर एज ए ग्रोथ. It rises the GDP due to the higher production but does not equate the higher welfare in the production, reduces the quality of life and causes the health issues. इसका थर्ड आर्गुमेंट है. सो दिस वाज द फर्स्ट आर्गुमेंट, दिस इज सेकंड आर्गुमेंट, दिस इज द थर्ड आर्गुमेंट. डैमेज कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रीट वायर्ड रिलेटेड इलनेस एंड क्लीन अप द एनवायरमेंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द जीडीपी. तो हम जब जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसमें इस तरह के लॉसेस को डिडक्ट नहीं करते हैं. Is that clear? So we can say therefore true economic welfare must consider the environmental quality and human health. Is that clear? So this is the answer for question number 16 और ये question number 16 का first part है. Now second part है giving reason, explain the treatment assigned to the following while estimating national income. तो फर्स्ट है इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक ऑन डिपॉजिट बाय इंडिविजुअल्स एंड सेकंड है नेशनल डेट इंटरेस्ट. राइट? सो स्टूडेंट्स, जब भी हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं सो ऑलवेज रिमेंबर कि हम केवल उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं जो कि किसी प्रोडक्शन से यानी कि जो एक तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं. राइट? जो जीडीपी में एनी हाउ मॉनेटरी टर्म में ही कंट्रीब्यूट करती हैं. गॉट इट? So interest paid by the bank on deposits by the individuals. So interest paid by the bank on saving accounts to individuals is generally not included in the national income because it is classified as a transfer payment. तो बैंक्स इंडिविजुअल को जो उनके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पे करते हैं उसको केवल एज ए ट्रांसफर पेमेंट ही ट्रीट किया जाता है और ट्रांसफर पेमेंट्स कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं. इज दैट क्लियर? Second is national debt interest. The national debt interest is also not included in the national income because it is considered again as a transfer payment rather than the payment to the current goods and services. Got it? So this is the complete answer for question number 16. This is A part and this is B part. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. राइट?
3. So students, now we have question number 17. From the following data about a government budget, find out the followings. Number first, revenue deficit, second is fiscal deficit, and third is primary deficit. Right? So first, revenue deficit. और बच्चों रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स से, राइट। और इस क्वेश्चन में हमारे पास है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी हैव गिवन ₹80, राइट, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। और रेवेन्यू रिसीट्स में, रेवेन्यू रिसीट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, एंड सेकंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट। सो टैक्स रेवेन्यू वी हैव 47 प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू वी हैव 10, गॉट इट। So 80 minus 57 and this comes 23, right? So this is the answer for A part. Now answer for B part, fiscal deficit. So students, जब फिजिकल डेफिसिट को हम लोग डिफाइन करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट एक्चुअली होता है बोरोइंग के इक्वल, राइट। और इस क्वेश्चन में वी हैव क्लियरली बोरोइंग गिवन ऑफ ₹32, राइट। तो फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अगर बोरोइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, राइट। उस कंडीशन में फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी यूज करेंगे अगर आपके पास क्वेश्चन में बोरोइंग क्लियरली गिवन नहीं है। अगर बोरोइंग क्लियरली गिवन है देन फिजिकल डेफिसिट विल बी इक्वल टू द बोरोइंग, ओके। नाउ सी पार्ट वी हैव बीन आस्क्ड प्राइमरी डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट वी हैव 32 एंड इंटरेस्ट पेमेंट वी हैव गिवन 20, सो प्राइमरी डेफिसिट विल बी इक्वल टू 12। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन का, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 और ये इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, एक्सप्लेन द बजटरी मेजर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन बैकवर्ड रीजन। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम बजट्स के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं देन हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है to reduce regional disparity। तो रीजनल डिस्पैरिटी बोला जाता है कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इक्वलाइज करना। तो उस सिचुएशन में अगर कोई बैकवर्ड रीजन्स हैं तो वहां पर गवर्नमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करती है थ्रू डिफरेंट मेजर्स, राइट। So budgetary measures to promote the production unit in backward region involve offering fiscal incentives to reduce cost and boost the profitability. Right, the key measures includes providing tax holidays, lower the tax rate, subsidies on capital investment, loan, etc. Is that clear? So इसका first point है tax concession. The government provide the tax exemption or lower tax rate to the industrial unit establishing themselves in designated backward regions, right?
Second is subsidy and grants. The fiscal assistance is provided to the entrepreneurs such as subsidies on capital investment, electricity charges and interest on loan. And third है infrastructure development. Budgetary allocation is made for the creation of better infrastructure such as industrial estates, roads, powers, water supply, etc. And fourth one is to establish special economic zones. Right, the government may establish some specialized economic zones or growth centers in the backward area. Is that clear? अब हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 17 का एक ऑप्शनल पार्ट है. We are to classify following taxes into direct and indirect. Give reasons for your answer. So students, गवर्नमेंट दो तरह के टैक्सेस इंपोज करती है. एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. तो बच्चों डायरेक्ट टैक्सेस होता है दोज टैक्सेस बर्डन टू पे एंड liability to pay lie on same person. यानी कि जिस पर्सन की लाइबिलिटी टू पे है बर्डन भी उसी का होगा, यानी कि टैक्स का पैसा भी उसी की जेब से ही जाएगा. तो ऐसे टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. इसमें मेन होता है कॉर्पोरेट टैक्स, right, and second is entertainment tax. right, और दूसरे तरह के टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेयर liability to pay and burden to pay lies on different persons. right, और ये बेसिकली लगता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पर. right, और इसमें तुम्हारे पास आपके पास आता है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी बच्चों कहा जाता है जो कुछ गुड्स के जैसे लिकर या टबैको के प्रोडक्शन में जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी. राइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड रेवेन्यू डेफिसिट. सो स्टूडेंट्स, अब लेते हैं हम लोग अपने सेक्शन बी को. सेक्शन बी है आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. राइट, इस सेक्शन में इससे भी आपके पास एमसीक्यू के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में होंगे. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक वेल-बीइंग ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया. वन ऑफ द key issue is providing adequate credit facilities to the farmer which can help them invest in modern agriculture practices and improve productivity. Which institutions plays a crucial role in providing credit and supporting rural development bank in India? So इस पूरे रूरल क्रेडिट के सिस्टम को और पूरा जितना भी रूरल बैंकिंग सिस्टम है उसको मॉनिटर करने का काम करता है नाबार्ड. राइट, सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा, इट विल बी सी. गॉट इट? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 19. ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड चूज द मोस्ट appropriate options. Higher population is beneficiary for the country. Development is sustainable when there is an intergeneration consideration. Growth always stimulate personal development and all of the above.
क्योंकि इस पिक्चर में हम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, देन आंसर विल बी डी। सो क्वेश्चन नंबर 19 में जो आंसर होगा दैट विल बी डी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। द इनफॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड हाई जॉब सिक्योरिटी एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स टू द वर्कर। तो बच्चों, इनफॉर्मल सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जहां पर वर्कर्स रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते हैं और वहां पर उन वर्कर्स के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, राइट। सो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 2, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास सही है। इनफॉर्मलाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पर मोस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स शिफ्ट होते हैं फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर टू इनफॉर्मल सेक्टर्स, राइट। सो आंसर विल बी स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, assertion A and reason R is choose from the correct option from the given below. Sustainable development priorities economic growth over the environmental concern. So students, ये फैक्ट अपने आप में फॉल्स फैक्ट है, राइट। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस काइंड ऑफ डेवलपमेंट को कहा जाता है जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाता है कि वो फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को भी कंसीडर करे, राइट। सो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसके असर्शन रीजन में बोथ आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो आंसर विल बी डी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर होगा डी, राइट। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 22। कंपेयर टू इट्स नेबर्स, India's economic growth has been due to its, then fill in the blanks, strategies which includes a mix of agriculture, industry and service sector. So right answer will be B. It is comparable and diversified. Right. तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा B. Got it? Now we have question number 23. Under the colonial rule, which sector contribute the most to India's GDP on the eve of independence? Industrial sector, agriculture sector, service sector and mining sector. Then it is only and only agriculture sector. So question number 23 का आंसर होगा B, right? Now question number 24 we have, which of the following was not a primary focus of Indian 5-year plans between 1950 to 1990? Which of the following is correct? Enhancing agriculture productivity, तो ये प्राइमरी फोकस था। प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी प्राइमरी फोकस था। एक्सपेंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी प्राइमरी फोकस था। सो नाउ वी हैव ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेंडिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा डी, राइट। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 25. Identify which of the following statement is correct about the liberalization, privatization and globalization, जिसको हम लोग NEP यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? LPG policy aims to increase the state-owned control over key industries. ये फैक्ट फॉल्स है क्योंकि ये पॉलिसी थी हमारी बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। LPG policy restricted the foreign direct investment. It is also a false.
LPG policy involved deregulation of industries and reducing the import tariffs. And D part है LPG policy focus solely on agriculture reforms. So correct answer is C, right? So answer will be C. Now we have question number 26. Which of the following was the component of human capital? Which of the following is correct? तो ह्यूमन कैपिटल के कंपोनेंट्स है फिजिकल एसेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है. सो आंसर इज बी, यानी कि एजुकेशन एंड हेल्थ. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following are the key characteristics of informal sector in India? Foreign employees, contract and job securities. So students, इनफॉर्मल सेक्टर हम बोलते ही इसको है जहां पर एम्प्लॉयज के लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, राइट. सो ए पॉइंट तो हो ही नहीं सकता. लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटीज एंड बेनिफिट्स एंड इररेगुलर वेजेस. सी है हाई लेवल ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. सो करेक्ट आंसर है बी. सो 27 का करेक्ट आंसर विल बी बी, राइट. तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन. The figure given below depicts the Indian environmental problems pose a dichotomy. They are poverty induced and at the same time arises due to affluence in living standard. Do you agree with the given statement? Justify. So students, यहाँ पर एक वर्ड है डिकोटोमी. डिकोटोमी बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास, राइट. सो वी हैव गिवन अ पिक्चर. तो स्टूडेंट, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो आप उसको कंफ्यूज मत रहिए उस पिक्चर को लेकर. आपको बेसिकली आंसर वही लिखना होता है जो आपका टॉपिक है. और यहां पर हमारे पास टॉपिक है कि इंडिया में जो एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम है उसका बेसिक रीजन पॉवर्टी है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस जस्टिफाई अवर आंसर. Yes, I agree that the environmental problems represent a dichotomy, acting as both consequences of poverty and byproduct of rising affluence. Poverty causes degradation, over dependence on the natural resources, while affluence derives the pollution through high consumption and industrialization, creating a two-way environmental crisis. सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को के आंसर को हम लोग दो अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करेंगे. सो पहला जस्टिफिकेशन होगा पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन. रूरल पॉपुलेशन ऑफन डिपेंड्स ऑन द फ्यूल वुड एंड टिम्बर्स विच लीड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट, यानी कि एक्सेस ट्री फॉलिंग, राइट. सेकेंड है लैंड डिग्रेडेशन, over cultivation and overgrazing to sustain livelihood, often with the rudimentary methods, and degrade the soil quality. And third point है water scarcity and pollution. The lack of sanitation infrastructure in poor urban and rural area leads to waterborne diseases and contaminated water bodies, right. तो ये तो है पॉवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एफ्लुएंस इन द लिविंग स्टैंडर्ड. तो इसके लिए है वी हैव दीज जस्टिफिकेशंस. नंबर फर्स्ट, हाई कंजम्पशन वेस्ट. इंक्रीज्ड इनकम लेवल लीड्स टू हायर कंजम्पशन कॉजिंग द मैसिव इंडस्ट्रियल वेस्ट, ई वेस्ट एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन. सेकंड है एयर पॉल्यूशन एंड अर्बनाइजेशन. द राइज इन एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल leads to higher vehicle ownership and intense vehicle traffic causing air pollution. And third is industrialization. Industrialization expenses aimed at meeting the high income demand causes air and water pollution. Is that clear? तो इस तरह से हम इस पूरी पिक्चर को जस्टिफाई कर सकते हैं विद आवर आंसर. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29.
bring about the need of on the job training for a person. तो बच्चों ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है कि जब किसी एम्प्लॉय को उसके एक्चुअल वर्क प्लेस पर ही ट्रेन किया जाता है ड्यूरिंग हिज वर्किंग आवर्स, राइट। और इस तरह की जॉब ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करता है उस डिपार्टमेंट का कोई भी सीनियर या एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? यानी कि इस तरह की ट्रेनिंग के लिए कोई भी अलग से क्लासेस या वर्कशॉप अरेंज नहीं की जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, राइट। सो इस आंसर को हम लिख सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज crucial for the employees to gain practical hands-on experience at the actual workflows under the expert supervision. It increases its productivity and efficiency. It allows the new hires to learn company-specific techniques, adopt it quickly, and understand organization culture. Is that clear? Now, reasons for the need of on-the-job training: bridging theory and practices. It enables employees to apply theoretical knowledge to the real world task simultaneously. Second है increased productivity and efficiency. It works gain proficiency, their speed and accuracy improve, directly boosting the company's output. Third one is familiarization with the workplace. It helps employees to understand the specific tools, equipment, procedure and culture of the organization, right? And fourth one is it is a cost effective, right? It is a learning by doing methods that is often less expensive than the off the job training. Is that clear? So this is question number 29. Now students, we have question number 29. Defend or refute the statement with the valid explanation. There are more number of regular salaried employees found in the urban area than in rural area. सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में है कि अर्बन एरिया में रूरल एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, राइट। तो सो यू आर टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग डिफेंड करेंगे, यानी कि हम इस फैक्ट को सपोर्ट करेंगे कि अर्बन एरिया में ज़्यादा रेगुलर एम्प्लॉयड पाए जाते हैं दैन द रूरल एरिया, राइट। So answer will be the statement that there are more regular salaried employed in urban area than the rural area is defended. Urban areas have a higher concentration of industries, offices and MNCs यानी कि multinational companies, along with the better infrastructure and education facilities that prepare workers for the formal, permanent and skill-based employment, right? So इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में करते हैं। रीजंस फॉर द हायर नंबर ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड इन अर्बन एरिया। सो फर्स्ट फैक्ट इज नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन। अर्बन एरिया हैज मोर large companies, factories, banks and government institutions which provides regular and formal employment, right? तो बच्चों अर्बन एरिया में मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनी लार्ज कंपनीज हैं, इसके अलावा फैक्ट्रीज है, बैंक्स है या गवर्नमेंट ऑफिसेज भी अर्बन एरिया में ही लोकेटेड होते हैं, तो इसीलिए वहां पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। सेकंड इज education and skill requirement. The regular salaried job often required specific qualification and trainings, and better education facilities in urban area enable residents to secure these jobs. तो बच्चों सैलरीड जॉब के लिए एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या फिर वोकेशनल एजुकेशन है वो जरूरी होती है, तो वो सारी फैसिलिटीज आपको अर्बन एरिया में ही मिलती हैं, राइट। थर्ड है सेक्टर डिफरेंसेस। The rural economies largely depend on agriculture, which is largely informal, seasonal, and based on self-employment और casual labor. इसके अलावा जो रूरल एरिया में जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में फॉर्मल जॉब्स मिलनी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए वहां पर इनफॉर्मल जॉब्स ही क्रिएट होती हैं, राइट। And fourth and last point is the migration of skilled labor
Educated and skilled workers from the rural area often migrated to urban centers in search of secure, regular and well-paying jobs. इसके अलावा अगर रूरल एरिया में कोई स्किल्ड एम्प्लॉय होता है या कोई स्किल्ड वर्कर होता है, देन वो माइग्रेट कर जाता है अच्छी जॉब्स के लिए अर्बन एरिया में. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 31 का फर्स्ट पार्ट है गिव द मीनिंग ऑफ डीमोनेटाइजेशन. तो बच्चों डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है कि किसी भी रनिंग करेंसी को बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर देना, राइट? सो डीमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनवैलिडेटिंग अ करेंसी स्टेटस एज अ लीगल टेंडर. इट मीन्स दैट द सर्टेन बैंक नोट्स और कॉइन आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांजेक्शंस. When a country undertakes a demonetization, it replaces the old currency with the new notes and coins, which may either match the old denomination or introduce higher level. तो जब भी डीमोनेटाइजेशन होता है तो कोई भी कंट्री नई डिनोमिनेशन की करेंसीज को या नए टाइप के नोट्स को या करेंसीज को इश्यू कर सकती है. इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड पार्ट है डिस्कस ब्रीफली एनी टू मेजर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन फाइनेंशियल सेक्टर फ्रंट अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991. तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है बेसिकली एलपीजी पॉलिसी को, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को, विच वाज अडॉप्टेड इन 1991 बाय द इंडिया. तो इसमें जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स थे उसमें बेसिकली दो पॉइंट मेन थे. एक था लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. बिफोर 1991 इंटरेस्ट रेट इन इंडिया वर लार्जली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट, लीडिंग टू द डिस्टॉर्शन एंड इनएफिशिएंसीज. 1991 से पहले बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती थी, बट आफ्टर द रिफॉर्म अलाउड टू बैंक टू सेट इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस, which improved the allocation of credit and encouraged the saving and investment, right? So this was the first point. और इसका second reform था reduction of statutory liquidity ratio and cash reserve ratio, SLR and CRR. तो basically students SLR हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि part of deposits to be kept by banks with itself, यानी कि डिपॉजिट्स का वो पार्ट जो बैंक अपने पास रिजर्व रखते हैं, राइट? एंड CRR पार्ट ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय द बैंक्स विद सेंट्रल बैंक और इंडिया के केस में RBI, राइट? तो SRR और CRR का रेशियो कितना होना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक्स, राइट? और इस तरह की पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि टाइम टू टाइम अनाउंस करता है सेंट्रल बैंक, और इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक है RBI. इज दैट क्लियर? सो दीज टू आर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट? नाउ वी हैव एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 31, and it is Deepesh argue that in the era of privatization there is no need of government intervention in the education and health sector. However, his friend Mahesh argued that the education and health care services created social benefits and therefore it is a need of government intervention in the education and health sector. Decide with the reason and who is right. So, as per our opinion, Mahesh is correct. Mahesh is correct because the education and health created substantial positive externalities and considered
married goods, the government intervention is essential to ensure the equitable access and regulate quality and prevent exploitation by the profit driven private sector. So स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दीपेश आर्ग्यू करता है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबकि महेश का आर्गुमेंट था कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है, राइट? सो वी सपोर्ट द महेश, और इसके सपोर्ट में वी हैव सम फैक्टर्स. हियर आर द की रीजन सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इंटरवेंशन. नंबर फर्स्ट है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. A literate and healthy population benefits society as a whole, not just the individual, but the increasing national productivity and social stability. तो लिटरेसी और हेल्थ का इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री की नेशनल प्रोडक्टिविटी और उसकी सोशल स्टेबिलिटी पर, राइट? सेकंड, प्रिवेंशन मोनोपोली एंड एक्सप्लॉयटेशन. प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफन चार्ज more fees, making services unaffordable for the poor, so the government provides essential services at subsidized rate. तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज में इट मे पॉसिबल कि वो बहुत ज़्यादा चार्ज करे, तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी पैरेलल सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए एट सब्सिडाइज्ड रेट. थर्ड इज lack of information. Consumer often lack of complete information regarding the quality of education and health services, leading to the exploitation. फोर्थ पॉइंट है रेगुलेशन, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड. गवर्नमेंट बॉडीज आर नीडेड टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड एंश्योर द क्वालिटी कंट्रोल एज प्राइवेट एंटिटीज में प्रायोरिटीज प्रॉफिट ओवर क्वालिटी, राइट? एंड फिफ्थ फैक्ट इज इक्विटेबल एक्सेस, ensuring that the underprivileged section have access to essential services which private markets often ignore, right? तो इन सभी सर्विसेज का इक्वल एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है. गॉट इट? सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट है द मेन रीजन फॉर constituting Karvi Committee in 1955 was setting the capital good industries in rural area and thus promoting rural development. So it's a Karvi Committee set up हुई थी 1955 में, but इसका बेसिक पर्पस था रूरल एरिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, राइट? सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. The 1995 Karvi Committee, Village and Small Scale Industries Committee, was constituted to promote rural development, but primarily through the development of small scale and village industry, not the large capital industrial goods. It aimed to encourage the labor intensive and local resource based production for the rural development and rural employment. Is that clear? Now students, we have question number 34. 34 का first part है defined work population ratio. The worker population ratio is the economic indicator that measure the proportion of country's total population that is actively engaged in the productive economic activities. यानी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, तो उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि WPR, राइट? इट इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स बाय द टोटल पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट? सो WPR इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100. इज दैट क्लियर? तो किसी भी इकोनॉमी में जो WPR कैलकुलेट किया जाता है, इट इंडिकेट्स द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ ए कंट्री. अ हायर इंडिकेट्स द हायर एंगेजमेंट इन प्रोडक्शन, while a lower ratio suggests a large proportion of the population is not directly involved in the economic activities. Is that clear? Now second question we have, what do you understand by the term distressed sale?
So next question is, what do you understand by the term distress sale? So we can define a distress sale is a forced urgent sale of the assets like crops, property and stock at the significant lower price than the market value due to financial duraces such as debts repayments, lack of storage and emergency. राइट तो बच्चों ऐसी सिचुएशन आती है इंडियन एग्रीकल्चर में. इन इंडियन एग्रीकल्चर इट ऑफन रेफर्स टू द फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस immediately post harvested as the low and unprofitable price. Right? So इसके reasons हैं, first lack of storage, second debt repayment and third urgent need for any expenses. Right? So now we have question number third. Literacy rate in India have increased but so has to absolute number of illiterates. Why? यानी कि इंडिया में लिटरेसी रेट इंक्रीज हो रहा है बट उसके साथ साथ इलिटरेसी रेट भी इंक्रीज हो रहा है. व्हाट इज द रीजन? सो आंसर इज लिटरेसी रेट इन इंडिया हैव इंक्रीज ड्यू टू द बेटर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, yet the absolute number of illiterates has also risen due to the rapid population growth and low retention rate in the schools. Right? So इसके बेसिक रीजंस हैं. नंबर फर्स्ट, tremendous population growth. The total population has grown so rapidly that the sheer number of people remain high even if the percentage of literacy rate individual increases. Right? Second point, high dropout rate. यानी कि स्टूडेंट्स स्कूल्स ज्वाइन तो करते हैं बट ड्यू टू एनी रीजन वो स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं. मैनी चिल्ड्रंस particularly in rural area do not complete their primary education leading to the functional illiteracy. और third है rural urban divided. The lack of infrastructure and economic backwardness in rural area coupled with gender disparity in education contributes a high number of illiterate adults. So students, this was a sample paper.